So first element today is discount. Discount, it is the benefit provided by the seller to purchaser. Okay. Discount is the benefit provided by the seller to the purchaser. Okay. So discount is the benefit provided by the seller to the purchaser so as sales can be improved. ओके तो ये आपके पास डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट दो तरह से दिया जा रहा है। एक आपके पास ट्रेड डिस्काउंट है और दूसरा आपके पास कैश डिस्काउंट है। ओके ट्रेड डिस्काउंट, it is a discount given at every business transaction. अब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन से मतलब क्या समझ रहे हैं? जब भी आप परचेज करने जाओगे तो सेलर कुछ परसेंट आपको बेनिफिट देगा टू बाय गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, कि ज़्यादा जब भी आप मतलब एक परसेंटेज बेनिफिट देगा ही देगा वो। ट्रेड डिस्काउंट वो आप नेगोशिएशन कह लीजिए उसको, या उसको ट्रेडिंग एक्टिविटी का डिस्काउंट कह लीजिए। तो मतलब जब भी आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करोगे तो आपको एक डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है। ओके तो वो जो डिस्काउंट है, जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करोगे उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अवेलेबल only when the party concerned who has to make payment comma do that payment within stipulated time period. So in that case the extra benefit provided in the form of discount for early payment
is termed as cash discount. ओके, तो ये आपके पास कैश डिस्काउंट है कि आपको कंपनी ने कहा अगर आप विद इन 7 days या 10 days पेमेंट कर देते हो तो हम आपको एक एडिशनल बेनिफिट देंगे, और अगर आप विद इन दोज 10 days आप पेमेंट कर देते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट विच इज बीइंग डिस्कस्ड इज rebate. Okay, now rebate is it is the reduction in the value of goods being sold by a seller. Okay, तो ये जो है आपके पास, this is not a discount but a benefit being provided because of some other reasons. Like if a product has been rendered obsolete by market. मान लीजिए आपने कोई टेक्नोलॉजी खरीदने जा रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, अब आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, रिबेट देकर उस टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को निकाल दोगे. या आप देखोगे कि व्हीकल्स होते हैं 31 दिसंबर को आपको स्पेशल बेनिफिट देके वो निकाल देते हैं क्योंकि 1 जनवरी में नया मॉडल बन जाता है गाड़ी का. ओके, तो वहां पे रिबेट दे देते हैं. या आपके पास थोड़ी क्वालिटी पुअर हो गई है प्रोडक्ट की, तो आपको एक स्पेशल बेनिफिट देके प्रोडक्ट को सेल ऑफ करने की कोशिश की जाती है. या प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, कुछ उसमें थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम थी, तो जिसको वो मतलब एडजस्ट जिसके लिए वो बेनिफिशियल होगा उसको बेच देंगे, बट एट सर्टेन स्पेशल बेनिफिट. अब उस स्पेशल बेनिफिट को हम क्या कहते हैं, रिबेट कहते हैं. ओके, कि मतलब लोग एडजस्ट कर लेते हैं उसको, किसी तरह से ऑल्टर कर लेंगे प्रोडक्ट को और यूज कर लेंगे, तो इस तरह के एस्पेक्ट को आप क्या कहते हो, रिबेट बोल रहे हो. ओके, देन अनदर एलिमेंट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली पहले हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते थे, बहुत सारे टैक्सेस होते थे. जैसे आपके पास वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग होती थी. ओके, तो अब क्या किया गया है, सारे टैक्सेस को एक मर्ज कर दिया गया है और एक कॉमन टैक्स बना दिया गया जिसे कह दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसे सिंगल टैक्स बना गया और ये एट द टाइम ऑफ परचेज चार्ज किया जाता है और एट द टाइम ऑफ सेल आप इसे कलेक्ट कर लेते हो. मतलब जो सेलर है वो जब परचेज करके लाता है गुड्स को तब वो टैक्स पे करके आता है, और जब सेल करता है तो वो कलेक्ट कर लेता है कंसर्न्ड पार्टीज से, and then they adjust it as per their अंडरस्टैंडिंग. मतलब जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट है वो करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, या अगर आपने रिसीव एक्स्ट्रा कर लिया है तो वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाएगी, अगर आपने एक्स्ट्रा पे कर दी है
तो वो गवर्नमेंट आपको रीपे कर देगा इनपुट क्रेडिट के फॉर्म में। तो ये आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ओके, देन देयर इज another element which we are going to discuss is that is entry. Okay, so entry is the record of event. Okay, entry is the record of event in the books of accounts. So what is entry? It is the record of events in the books of accounts. That is what entry is. Okay, तो ये एंट्री है आपके पास। फिर आपके पास एक और एलिमेंट है जिसे हम कह रहे हैं बैड डेब्ट्स। ओके, बैड डेब्ट्स इज इट इज द टोटल अमाउंट unrecovered from किससे? फ्रॉम डेटर्स। जिनसे आपने पैसा लेना था, आपने उनसे पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो, वो या इररिकवरेबल हो रहा है, वो पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स, एंड दीज आर ट्रीटेड एज लॉस एंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये बैड डेब्ट्स हैं आपके पास। फिर इसके बाद एक और एलिमेंट है इंसॉल्वेंट। ओके, अब इंसॉल्वेंट क्या है? दोज इंडिविजुअल्स or firms which declare themselves incompetent to make payments. Okay, तो जो अपने आप को ये डिक्लेयर कर देता है कि मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं कुछ दे ही नहीं पाऊंगा, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। ओके, तो उससे जो भी कुछ रिकवर हो जाए तो वो बहुत आपकी गुड लक की बात है, अदरवाइज आप उससे कुछ अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट ए इंसॉल्वेंट इज। ओके, फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन है, दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? ऑल दोज इंडिविजुअल्स और फर्म्स who are in position to pay back their debts, they are known as solvent. Okay, all those firms, individual who are in position to, उन्हें क्या कहते हैं? हम सॉल्वेंट कहते हैं, मतलब उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटीज अच्छी हैं। फिर आपके पास एक और एलिमेंट आ गया, स्टोर्स। ओके, स्टोर्स बेसिकली वो मटेरियल है, ओके, विच इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन इन बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पस। जो बिजनेस में कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होता है बट रीसेल के लिए नहीं, जैसे लुब्रिकेंट्स हैं, ग्रीस है, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी है, पैकिंग मटेरियल है, ये बिजनेस के अंदर कंजम्पशन के लिए यूज होता है, मगर ये फर्दर रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम स्टोर्स कहते हैं। ओके, फिर है रेवेन्यू, एक और एलिमेंट है आपके पास। अब रेवेन्यू क्या है? बेसिकली रेवेन्यू इज एन इनकम विच इज रेकरिंग इन नेचर। ओके, तो द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इसे क्या कहते हैं? सेल ऑफ गुड्स से जो आप पैसा कमाओगे उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। ओके, या फिर आपने
रेंट से पैसा कमाया है, कमीशन से, डिविडेंड से, ओके। मगर ये रेगुलर बेसिस पे आपको कमाना है ये पैसे को, ओके। अगर आप इरेगुलरली कमा रहे हो तो वो गेन कंसिडर किया जाएगा। मतलब आपने कोई एसेट सेल किया, उससे आपने कुछ अमाउंट अर्न किया, तो आप उसे क्या कंसिडर करोगे? गेन कंसिडर करोगे। बट अगर आपने कोई पैसा कमाया है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, then that money will be considered as revenue, ओके। फिर आपके पास एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये इसको आप कह सकते हो कि दो तरह से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, हैं, ओके। और जो आपके पास नॉर्मल रेवेन्यू है वो रेगुलर प्रोसेस पे जो सेल परचेज की एक्टिविटी होती है और उससे जो आपने बेनिफिट्स अर्न किए हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या रेवेन्यू कह लो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कह लो, एक ही चीज है। जो नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट से आप अगर पैसा कमा रहे हो तो वो है गेन कंसिडर होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग तो गेन कंसिडर होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम सेल ही कंसिडर करते हैं, ओके। दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एंटिटी, ओके। अब एंटिटी क्या है हमारे पास? तो एंटिटी बेसिकली एक इकोनॉमिक यूनिट है विच हेल्प्स इन प्रोवाइड अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो एंटिटी इज ए economic unit which helps in providing us or earning us income by providing services or selling of goods and services. For example, Infosys है, टाटा है, रिलायंस है, ये सारी एंटिटीज हैं। ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट करती हैं, जो उससे हमें ये इनकम अर्न करने में हेल्प कर रही हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं, ओके। फिर इन्होंने एक और एलिमेंट दिया हुआ है जिससे कह रहे हैं हम टर्नओवर, का मतलब है टोटल सेल्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड, टोटल सेल्स पर्टिकुलर पीरियड, ओके। तो एंटिटी क्या था? एन इकोनॉमिक यूनिट helps in income of goods and services, ओके। और यहाँ क्या है? टर्नओवर क्या है? टोटल सेल्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड जैसे कहते हैं। फिर है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? ऑल द लिविंग एनिमल्स विच आर केप्ट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज आर कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। जैसे कैटल रखी है, हॉर्सेस रखे हैं, पोल्ट्री रखी है, ओके। ये सारे जो बिजनेस एक्टिविटी में हेल्प आउट कर रहे हैं आपको, इसे हम क्या कंसिडर करते हैं? लाइव स्टॉक करते हैं, ओके। और फिर लास्ट एलिमेंट है आपके पास, okay. Investment is the total money which has been invested or deployed as funds in shares or debentures of a company with the intention to earn returns on it, that is known as investment. आपने जो पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उसके डिबेंचर्स में, उसके शेयर्स में, टू अर्न revenues or earn benefits out of it, that aspect is coming under the definition of investment. So this is all in this chapter, okay. If you have any doubts you can ask now. हाँ So जी। what is the difference between stores and assets? स्टोर्स तो बच्चे सिर्फ क्या कहते हैं, आपके जो डेली बेसिस के कुछ गुड्स को आप रिपेयर मेंटेनेंस करनी है उसके लिए यूज होते हैं, जबकि एसेट तो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, दे कंटिन्यू विद योर बिजनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब स्टोर्स में क्या है, वो कंज्यूम हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि गियर ऑयल है या ब्रेक ऑयल है या लुब्रिकेंट है, या आपके पास क्या कहते हैं, जो आपने और भी कुछ ऐसा रखा हुआ है जो आप मशीन्स को रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आपने इक्विपमेंट रखे हैं, जैसे कॉटन रखी है या स्पेयर पार्ट्स रखे हैं,
तो वो तो कंज्यूम होते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, बट एसेट्स क्या है, आपके पास लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए यूज होते हैं एंड दे आर हेल्पिंग यू इन अर्निंग रेवेन्यूज। हाँ जी, एनी अदर Sir, डाउट? Okay, please sir. tell non-operating revenue again. नॉन ऑपरेटिंग ऐसे है जो आपने एसेट्स को सेल करके या कभी कभार आपको डिविडेंड मिला, मतलब आपने शेयर्स में पैसा लगाया था, उस पे आपको इस साल में एक बारी डिविडेंड मिल गया, अगले साल जरूरी नहीं है मिले या ना मिले। अगर तो आपको रेगुलर बेसिस पे कोई पैसा कमा रहे हो किसी बिजनेस एक्टिविटी से, तो वो तो ऑपरेटिंग है। जैसे आपका मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है, क्लॉथ का, तो आप डेली बेसिस पे जो क्लॉथ सेल परचेज करते हो, उससे जो रेवेन्यू जनरेट करते हो, वो तो ऑपरेटिंग हो गई। बट जो आपके पास आपने क्लॉथ बिजनेस में पैसा कमाया, उसमें से आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, वहां कभी कभार जो आपको बेनिफिट हुआ, कभी तो शेयर्स बढ़ जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे। अगर वो ग्रो कर गए तो आपको बेनिफिट है, अगर डिक्लाइन कर गए तो लॉस है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे बेनिफिट नहीं है, बट इरेगुलरली आप बेनिफिट कमा रहे हो। हाँ जी, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? Sir, vouchers. वाउचर्स एक Sir, लीगल what would be the डॉक्यूमेंट है। difference between voucher and discount? वाउचर तो बच्चे एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो अथेंटिकेट करता है आपकी किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को। अगर आप वाउचर नहीं डालो बनाओगे तो ये कहीं आप प्रूव नहीं कर पाओगे। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है और ये आपको प्रूव करने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने कि दिस ट्रांजैक्शन हैज एक्चुअली हैपेंड, और यहाँ से सोर्स से आपकी ट्रांजैक्शन एंटर की है बुक्स के अंदर। डिस्काउंट तो क्या है, एक तरह से बेनिफिट दे रहे हो आप परचेजर को टू इम्प्रूव अपॉन योर सेल्स। तो ये दो तरह से आपने डिस्काउंट किया हुआ है, एक ट्रेड डिस्काउंट जो रेगुलर फिनोमिना में देते हो आप, और कैश डिस्काउंट जब आपको कैश एडवांस में पेमेंट करता है सामने वाली पार्टी, तो आप उसको कुछ कैश डिस्काउंट देते हो टू मोटिवेट हिम टू मेक द पेमेंट्स इन एडवांस। एनी अदर डाउट? And sir, discount vouchers and these vouchers are different. डिस्काउंट वाउचर्स नहीं होते हैं, क्रेडिट वाउचर होता है, डेबिट वाउचर होता है, ट्रांसफर वाउचर होता है। Okay, sir. एनी अदर डाउट? Ask your doubts. Today we are finishing up this chapter. Tomorrow we will start with another one. So your homework is basically you have to write the definition of all these elements in your notebook. Okay. Okay. So you have to write the definitions of all these elements which we have done, 37 elements in your notebook. Okay, that is your homework. Thanks. We are closing now.